What is up, what is up, what is up, beautiful people? My name is Akshat Negi, and फिर से you are watching Akshat Negi. So, this is the first video of my channel, और इस वीडियो में I'm going to explain what is investment, where should you invest, where can you invest, और इन्वेस्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं. इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करते, इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं, और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट कैसी करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट्स को आपकी अफेक्ट कर सकती हैं, और डिफरेंट टॉपिक जो भी है. तो एक बेसिक आइडिया. अब मैं इसमें हर एक टाइप की इन्वेस्टमेंट का अच्छे से मतलब नहीं समझाने वाला, क्योंकि फिर वो वीडियो 1-1.5 घंटे की हो जाएगी, और अगर ज़्यादा ही डिटेल में समझाया तो 3-4 घंटे की हो जाएगी. बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो को जितनी जल्दी हो सके रैप अप करने की कोशिश करूँ, ठीक है. और हाँ, मैं वीडियो ऐसे ही बनाऊँगा जब तक तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ, बस. और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, बेड पे बैठ के बना रहा हूँ. पर यार मैं सोनू निगम में थोड़ी हूँ. अच्छा, उसके लिए ट्वीट करना पड़ता है और गंजा होना पड़ता है. ठीक है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं. तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट्स करनी की इन्वेस्टमेंट्स होती क्या है. सो इन्वेस्टिंग के एक महागुरु है, जो भगवान आदमी एकदम, मतलब जिनकी पूजा की जाती है, जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है, वॉरेन बफेट. वॉरेन बफेट नहीं है, अनपढ़ लोगों, बफेट नहीं है, इट्स वॉरेन बफे. फ्रेंच वर्ड है बफे, ठीक है. और तो ही इज़ द 4th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और उनने अपनी सारी वेल्थ इन्वेस्टमेंट्स कर करके बनाई है. और उनके गुरु जिनसे उनने इन्वेस्टिंग सीखी है, उनका नाम है सर बेंजामिन ग्राहम. तो ये दो जो लोग हैं, इनकी लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और मतलब भगवान माना जाता है इनको. सर बेंजामिन ग्राहम तो अब नहीं है, बट वॉरेन बफेट इज स्टिल अलाइव, और उनकी एज कुछ 90 ईयर्स की, 89-90 ईयर्स की है. और वो इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पैदा हुए थे, जब यूएस में इकोनॉमिक डिप्रेशन चला था ना 1930s में, तब पैदा हुए थे. तो जो सर बेंजामिन ग्राहम है, उनने इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन दी है. मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ के बताने वाला, मैं डेफिनेशन का सिर्फ मतलब बताने वाला हूँ. उस डेफिनेशन में लिखा है, इन्वेस्टमेंट इज़ अ प्रोसेस in which you commit resources in order to attain a fixed or a variable return and to overcome all your risks. मतलब क्या हुआ? जितने भी तुमने पैसे इन्वेस्ट किए, वो तो तुम्हें मिले ही मिले, ऊपर से तुम्हें कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिले. और रिसोर्सेज से पैसों का ही नहीं हो सकता, रिसोर्सेज हो सकता है टाइम, या तुम्हारे मनी का भी हो सकता है, और टाइम का भी हो सकता है, कमोडिटीज़ का भी हो सकता है. तो आई होप इन्वेस्टमेंट तो तुम्हें समझ वैसे पता ही होगा लोगों को इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बट इन्वेस्टमेंट का मतलब और ट्रेडिंग का मतलब अलग होता है. वो मैं आगे जाके समझाऊँगा. जो बोलते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है, वो ट्रेडिंग की बात करते हैं. ट्रेडिंग तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक तुम उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो, ठीक है. सो अब मैं बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए, क्यों करनी चाहिए. सबसे पहला आंसर आएगा कि पैसे कमाने, खूब पैसे कमाने. कितने खूब? कुछ ज़्यादा ही खूब, बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ही ज़्यादा पैसे बना लेते लोग. सर वॉरेन बफेट ने $85 बिलियन बना लिए. जब वो 30 ईयर्स के थे, तब उनने $7 मिलियन बना लिए. $7 मिलियन इन 1950s, आज के हिसाब से 700 करोड़ रुपए लगभग. अब मेरे को पकड़ने मत आ जाना कि तू फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाली, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया. लगभग 700 करोड़ रुपए, लगभग
500 से 1000 करोड़ के बीच में रुपीज़ में, इतने पैसे उनने बना लिए 30 साल के इंसान ने इन्वेस्टिंग कर करके। तो तुम्हें पता है इन्वेस्टिंग की पावर कितनी है, पर नहीं, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होती, पैसे बचाने के लिए भी होती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जब हम पैसों की बात करते हैं, इन्फ्लेशन। नाम सुना होगा, महंगाई सुना होगा, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। जहाँ पे एफएम बोलती है कि हम प्याज खाती ही नहीं, पर वो कोई बात नहीं, वो नेवर माइंड। बट इन्फ्लेशन का मतलब है कि आज अगर तुम्हें कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है तो अगले साल वो चीज़ तुम्हें 100 रुपये की नहीं मिलेगी, वो तुम हो सकता है 106, 107, 108 रुपये की मिलेगी। ये क्यों हो रहा है? ये इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब है राइज इन वैल्यू ऑफ कमोडिटी ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी कमोडिटी, किसी भी चीज़ की वैल्यू राइज होना एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर, जैसे 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर कितना हो रहा है, उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता क्यों है? इन्फ्लेशन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं कंट्री की ग्रोथ बढ़ती है। कंट्री की ग्रोथ बढ़ रही है, इसका मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, इसका मतलब वो लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। जब लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो वो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। जब ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे पर सप्लाई उतनी रहेगी तो जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्राइस जो होंगे वो बढ़ा देगा ताकि कम लोग डिमांड कर सके। और डिमांड और सप्लाई का एक जो सिस्टम है वो फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये इकोनॉमिक्स में पूरा टॉपिक होता है इस पर, बट मैं वो समझाने की कोशिश नहीं कर रहा यहाँ पे क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तुम लोगों के, सब लोगों के लिए। कुछ तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे बट जो नहीं पढ़ते हैं, जिनको पढ़ाई वढ़ाई से कोई है नहीं, उनको बस ये जानना है कि इन्वेस्टमेंट क्यों होती है, क्या पैसे वैसे कैसे कमाना है, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। एक मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे सेट होता है, मतलब जहाँ पे प्रोड्यूसर भी खुश है और कंज्यूमर भी खुश है। एक ऐसा प्राइस जहाँ पे जो जितना खरीदना चाहता है उसे उतना मिल रहा है। जब मार्केट में डिमांड, जो लोग चाह रहे हैं और जो मार्केट में मिल रहा है वो इक्वल हो जाए, उस प्राइस पे इक्विलिब्रियम स्ट्राइक होता है। तो अच्छा, अब तुम एक चीज़ बताओ, तुम सब्ज़ी लेने जाते हो तो अगर मान लो कोई एक सब्ज़ी है 1 किलो, फॉर एग्ज़ाम्पल, यूनिट हम ले लेते हैं 1 kg। अब मार्केट में वो चीज़ नहीं मिल रही है तो वो महंगी होगी कि सस्ती होगी? ऑब्वियसली महंगी होगी क्योंकि सप्लाई नहीं है। जब मार्केट में मिल ही नहीं रही तो जो प्रोड्यूसर है वो भी चाहेगा ना कि मैं इसको ज़्यादा पे बेचूं, और जब कहीं और मिल नहीं रही तो हम ज़्यादा देने के लिए तैयार भी होंगे। ऐसे ही डिमांड और सप्लाई काम करती है। तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है वहाँ पे हमारा प्राइस हो जाता है। अब हर साल डिमांड बढ़ रही है पर सप्लाई उतनी रह रही है, सप्लाई भी थोड़ी सी बढ़ रही है पर डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो डिमांड और सप्लाई को इक्वेट करने के चक्कर में इन्फ्लेशन होती है, प्राइस राइज होता है। सो ये एक मैंने बहुत ही वेगली समझाया है, तो कोई इकोनॉमिक्स वाला सुनेगा वो मेरे को बोलेगा कि क्या बोल रहे हैं, बट मैंने कोशिश की बहुत आसानी से समझाने की। तो हमें इन्फ्लेशन से भी लड़ना है। अब मैं बताऊंगा इन्फ्लेशन से कैसे लड़ सकते हैं। अगर आज तुम्हारे पास 100 रुपये है, अगले साल तुम्हें 100 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए 106 रुपये चाहिए, तो तुम्हारे पैसों की तो वैल्यू कम होगी ना। अगर तुमने घर पर पैसे रखे हुए, सेव करके रखे हुए, सेव मतलब अलमारी के अंदर लॉक कर दिए, तो तुम्हारे पैसे तो कम हो गए। तो ताकि तुम्हारे पैसे कम ना हो इसलिए तुम्हें इन्वेस्ट करके रखने चाहिए। एटलीस्ट ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पे अगर तुम्हें रिस्क से ज़्यादा डर लगता है कि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, तो ऐसी जगह रखो जहाँ पे एटलीस्ट तुम्हारा इन्फ्लेशन कवर हो जाए और रिस्क ना हो। अब कौन सी जगह रखी जा सकती है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊँगा।
सो अब थर्ड आ जाता है। पहला था हमारा खूब पैसे कमाने के लिए, सेकंड पॉइंट था इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, थर्ड पॉइंट जिसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, जो मेरा प्राइम गोल है, टैक्स बचाना है। हाँ जी, अगर आप टैक्स ब्रैकेट में फॉलो होते हो, फॉर एग्जांपल आप 10% से ज़्यादा के टैक्स ब्रैकेट में फॉलो होते हो, 7 लाख, 7-7.5 लाख के ऊपर जो भी है, मुझे याद नहीं है, मैंने वीडियो बनाई थी बट मुझे याद नहीं है, 7.5 लाख आपकी एनुअल इनकम है और उसके ऊपर आपका टैक्स ब्रैकेट में आप फॉल करते हो, तो आपको देना पड़ेगा 12, 12.5 या 15%। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट में 10% ही टैक्स होता है, मतलब आपका टैक्स बच रहा है। और इनको तो मुझे टैक्स देना ही नहीं गवर्नमेंट को, क्योंकि मुझे पता है मेरे टैक्स का सही इस्तेमाल ये लोग नहीं करेंगे। अगर ये लोग सही इस्तेमाल करें तो फिर मैं देने को भी तैयार हूँ, बट मैं इनको टैक्स इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि ये लोग अच्छा यूज़ नहीं कर रहे। बट वो मेरे कॉल है, तुम्हें हो सकता है कि चाहे अच्छा काम करे ना करे तुम्हें देना ही नहीं है। तो टैक्स बचाना एक बहुत बड़ा, और ये टैक्स जो है तुम्हारा कंपाउंड होता रहता है। अब कंपाउंडिंग क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा। तो 3 रीज़न है जिससे तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वैसे और भी रीज़न है बट 3 मेन रीज़न यही है। पहला है इनकम जनरेशन, सेकंड है हमारा इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए, थर्ड है क्या है, थर्ड टैक्स बचाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स। अब मैं तुम्हें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग क्या होती है? कंपाउंड इंटरेस्ट पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब मैंने आज 100 रुपये डाले, मुझे हर साल 100 रुपये पे एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 10%, तो 100 का 10% मतलब 10 रुपये, अगले साल भी 10 मिलेगा, उसके अगले साल भी 10 मिलेगा, उसके अगले साल भी 10 मिलेगा। नहीं, ये गलत है। अगर मैं तुम्हें बताऊँ कंपाउंडिंग में क्या होता है, कंपाउंडिंग में क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हें मिलेगा 100 पे, पहले साल में 100 पे, फिर तुम्हारा हो गया 10% से 110%, अब तुम्हें मिलेगा 110 पे 10%, मतलब जो तुम्हारा नया प्रिंसिपल होगा इंटरेस्ट का वो पिछले साल का अमाउंट होगा। जैसे इस साल मैंने 100 रुपये डाले, अगले साल 110 मिलेंगे, फिर उसके अगले साल 110 पे 10% एक्स्ट्रा मिलेंगे, 121 रुपये हो गए, फिर उसके अगले साल मेरे को 133 रुपये मिलेंगे, फिर उसके अगले साल मेरे को 146.8 रुपीज़ मिलेंगे, उसके अगले साल मेरे को 161.2 रुपीज़ मिलेंगे। ये तुम कैलकुलेटर से करके देख सकते हो, ये सब मुझे मेरी कैलकुलेशन फास्ट है तो मैंने कर रखा है। तो अब तुम ये सोचो कि 4th ईयर की एंड में जहाँ पे मेरे को 140 रुपये मिलेंगे सिंपल इंटरेस्ट में, वहाँ पे एक दूसरे बंदे को कितने मिलेंगे? चलो मैं निकाल के बताता हूँ। 100, 110, 121, 133, उसको मिलेंगे 147 रुपीज़ ऑलमोस्ट। तो क्या 167 रुपीज़, मतलब एग्जैक्टली 27 रुपये का डिफरेंस आ रहा है 4 साल में। 27% का तुम्हारी, अगर तुमने मान लो 10,000 रुपये डाले तो तुम्हें 2700 रुपये का इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है। बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और शुरू में ही ग्राफ जो होता है ये धीरे 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 चलता है, पर एकदम इसमें स्पाइक आती है। ये जो होता है ग्राफ, जब तुम कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल का कैलकुलेट करके बनाओगे वो ऐसे को जाएगा। रुको कैसे बताऊँ मैं इसमें, मतलब वो जाएगा तुम्हारा शुरू में धीरे 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 बढ़ेगा और ऊपर 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 जाते जाते बहुत फास्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब 4th ईयर और 5th ईयर में इतना डिफरेंस नहीं लगेगा तुम्हें, पर जब तुम 40 और 41st ईयर में देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, बहुत ही ज़्यादा, करोड़ों का, लाखों का, करोड़ों का, हज़ारों का, इतना डिफरेंस होगा जितने लोगों की इनकम नहीं होती ईयरली एक साल में। ये कंपाउंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कैसे स्टॉक मार्केट में मिलता है? नहीं, ये हर जगह मिलता है, हर जगह, एफडी में भी, सेविंग्स बैंक डिपॉजिट में भी, और हर जगह मिलता है। पर हर जगह एक और चीज़ होती है टैक्स की। अगर तुमने
बैंक में पैसे लगाए, मतलब सेविंग्स डिपॉजिट में या एफडी वगैरह में तुमने पैसे लगाए, उसमें इन्वेस्टमेंट डाले, तो तुम्हें हर साल टैक्स देना पड़ेगा, और वो भी उस टैक्स ब्रैकेट में जिसमें तुम पढ़ते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 15 लाख से ऊपर की इनकम कमा रहा हूँ, तो मेरे पे 30% का टैक्स ब्रैकेट आता है। अगर मैं 30% के टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर रहा हूँ तो, और मैंने एक 10 लाख की एफडी करा रखी है, तो हम मेरे को हर साल मान लो 10 लाख रुपये का 1 लाख रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है फॉर एग्जांपल। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब मैं कंपाउंडिंग की बात नहीं कर रहा, कंपाउंडिंग होती है वैसे एफडी में, बट मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ। पहले साल में 1 लाख रुपये मिले, 1 लाख रुपये पे तुम्हें 30% टैक्स देना पड़ेगा, 30,000 रुपये तुम्हारे गए। सेकेंड ईयर 1,10,000, उस पर भी तुम्हारे कितना हुआ, मतलब उसके बाद तुम्हें हर साल 30% टैक्स देना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ईयर में लगभग 33,000, सेकेंड ईयर में लगभग 36,000, ज़्यादा नहीं है, हर साल तुम टैक्स दे रहे हो। पर कुछ कमोडिटी, मतलब जो सिक्योरिटी मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट सिर्फ शेयर ही नहीं खरीद सकते, वहाँ पे सिक्योरिटीज़ और भी होती है, वो मैं अलग वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो जाएगी, और ये वीडियो वैसे भी अभी शायद बहुत लंबी हो ही गई है, तो मैं जल्दी जल्दी रैपअप करने की कोशिश करता हूँ। जो तुम्हें एफडी और सेविंग बैंक में है, वहाँ पे तुम्हें हर साल टैक्स देना पड़ेगा। इसमें तुम्हें सिर्फ उतना ही टैक्स देना पड़ेगा सिक्योरिटी मार्केट या स्टॉक मार्केट में, जितना तुम्हें अपनी पैसे विड्रॉ करने पे मिलेगा। मतलब जब तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट हो, जब तुम उसको इन्वेस्टमेंट को बंद करोगे या इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालोगे अपना सारा, तो जो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा या जो भी तुम्हारा रिटर्न होगा, उस पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा? 10%। LTCG है 10%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, कब देना पड़ेगा? ये तुम तभी देना पड़ेगा जब तुम मतलब जब तुम 1 साल से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आज मैंने स्टॉक मार्केट में लगाए 10 लाख रुपए, मैंने निकाल दिए 6 महीने बाद, मुझे उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जिस टैक्स ब्रैकेट में मैं फॉल करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 30 में पढ़ रहा हूँ, लेट्स से 30% पे, तो मुझे अब 10 लाख रुपए पे मान लो मेरा रिटर्न आया 2 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए, तो मुझे 2 लाख रुपए पे 30% टैक्स देना पड़ेगा अगर मैं 6 महीने में निकाल रहा हूँ। तो कितना हुआ? 60,000। पर अगर ये मैं 1 साल बाद निकालूँ तो मुझे इस पर सिर्फ 10% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 2 लाख में से 20%। मतलब मान लो 6 महीने में अगर मुझे 2 लाख मिल रहा है, तो हम मान लेते कि मेरे को पूरे साल में 4 लाख रुपए मिलेगा, तो मेरे को इस पे से 4,000 रुपये देना पड़ेगा, 40,000 रुपये देना पड़ेगा। वरना उस केस में मेरे को 2 लाख पे 60,000, वहाँ पे 30% है, यहाँ पे 10%। आई होप तुम डिफरेंस समझ पा रहे हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, या मेरे को इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो, मैं वहाँ पे डाउट सॉल्व कर दूँगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे सब बातें करने की, कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, बट वो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। यही वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड, और इस वीडियो को शेयर कर देना जितना हो सके, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियली लिटरेट हो सके और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत आगे काम आने वाली है। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट के लिए किस बेसिस पे कर सकते हो तुम। अगर तुम्हें अपना रिटायरमेंट प्लान करना है तो वो तुम कैसे कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और नीचे ऑल पे नोटिफिकेशन बेल को रिंग कर देना और वहाँ पे ऑल दबा देना, उससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा पता चल जाएगा। वैसे तुम्हें वैसे ही पता चल जाएगा, मैं मैसेज कर करके सबको परेशान कर ही दूँगा। ठीक है, थैंक यू, पीस आउट।